हमें एनालाइज करना है और इस न्यूज़ को हमने क्यों लिया उसके पीछे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला न्यूज़ आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेल्थ कॉलम से लिया हुआ न्यूज़ है। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी के जनरल स्टडीज़ पेपर 3 से संबंधित ये टॉपिक है। लेकिन इसके अलावा हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक है, यानी कि ये सभी के लिए जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदू ने इसको कवर किया है। हिंदू लिखता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर व्हाट इज एंग्जाइटी एंड हाउ कैन वी बीट इट। द वॉशिंगटन पोस्ट इसे कवर करते हुए इस टॉपिक को लेकर चल रहा है कि प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स अर्ज टू आस्क अबाउट एंग्जाइटी ड्यूरिंग चेकअप्स। हम बात कर रहे हैं एंग्जाइटी, हम बात कर रहे हैं चिंता विकार के बारे में। और चिंता विकार ये जो टॉपिक है ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। आजकल एंग्जाइटी, चिंता विकार, मानसिक स्वास्थ्य जो है एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बन चुकी है। और ख़ासकर युवाओं में अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी समस्या जो है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। बहुत बड़ी समस्या है मानसिक स्वास्थ्य की। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। और अगर इसके अंदर कुछ मैं बता रहा हूँ तो आप भी अपने ऊपर इसको चेक कीजिएगा कि कहीं आप इन सारी चीज़ों से गुजर तो नहीं रहे हैं, या आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो इन सारी चीज़ों से गुजर रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बन चुकी हैं। और कई बार हम देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो बातें हैं वो कलंक के रूप में भी जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले हम देखेंगे कि अगर ये टॉपिक अगर हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के हिसाब से कवर करें तो क्या यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम इस टॉपिक को कुछ अलग तरीके से लेकर चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे। 2021 का प्रश्न पत्र आपको देखने को मिल रहा है। 2021 का ये प्रश्न पत्र है यूपीएससी मुख्य परीक्षा का, जिसमें एक प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज के द्वारा। प्रश्न है, इस उद्धरण का आपके विचार में क्या अभिप्राय है? हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने भीतर शांति प्राप्त नहीं कर लेते। दलाई लामा का ये कथन है और दलाई लामा के इस कथन को यूपीएससी ने कोट किया और यूपीएससी ने कोट करके इस कथन को जो है वो आपसे पूछा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं दलाई लामा के इस कथन को, समझते हैं दलाई लामा के इस कथन को और जानते हैं कि दलाई लामा का ये कथन जो है वो यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट बन गया और साथ साथ में ये कथन जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं चिंता के बारे में, एंग्जाइटी के बारे में। और हाल के वर्षों में अगर हम बात करें तो ये बातें काफ़ी तीव्र गति से समझ में आ रही है कि चिंता यानी कि एंग्जाइटी का जो विकार है वो लोगों के जीवन में या लोगों के दैनिक जीवन में जो है उनके समग्र कल्याण को जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही है। और आजकल हम देखें तो मानसिक समस्याएं जो हैं एक बहुत बड़े आबादी को एक स्थायी तनाव के रूप में या स्थायी क्षीणता के रूप में जो है वो देखने को हमें मिल रहा है। अब चिंता के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो आम बोलचाल की भाषा में हम जानते हैं कि चिंता और चिता के बीच में मात्र एक बिंदु का अंतर है। और चिंता एक सामान्य भावना है जो स्थायी और विघटनकारी होने पर जो है वो काफ़ी बड़ी समस्या के रूप में जो है हमारे सामने आ सकते हैं। ऐसे मामले में अगर हम बात करें तो चिंता के काफ़ी विकार हो सकते हैं, चिंता के विकार के काफ़ी लक्षण हैं जिसे आज हम अपने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि चिंता जो है उसके उचित उपचार के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें जानना है कि चिंता क्या है, एंग्जाइटी क्या है, और चिंता, एंग्जाइटी और अवसाद और डिप्रेशन के मध्य क्या अंतर है, ये भी हमें बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आइए बात करें। अब चिंता के बारे में हम बात कर रहे हैं तो एंग्जाइटी के डिसऑर्डर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो चिंता विकार जो कि मानक आपके जो मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां हैं उसका एक समूह है जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में अत्यधिक और अतार्किक भय एवं चिंता जो है वो शामिल होती हैं। जैसे चिंता संबंधी अगर हम विकार के बारे में बात करें तो व्यक्ति के उम्र, लिंग, संस्कृति, पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना किसी को भी जो है ये क्या करती है, प्रभावित करती है। यानी कि चिंता ये नहीं देखती है कि सामने वाले व्यक्ति का आयु क्या है, उसका लिंग क्या है, उसका सामाजिक या आर्थिक परिवेश कैसा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात नहीं करती है। अब चिंता के बारे में अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक चिंता विकारों के बारे में ऐतिहासिक संदर्भ में अगर हम बात करें तो 19वीं शताब्दी का एक कथन मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। 19वीं शताब्दी के अंत तक चिंता के बारे में कहा जाता है कि चिंता विकार जो है इसे ऐतिहासिक रूप में मनः विकार के अंतर्गत काफ़ी वर्गीकृत किया गया था। इसको लेकर एक
मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों जिनका नाम है सिगमंड फ्रायड, जो कि आप इनका तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और सिगमंड फ्रायड ने जो है वो चिंता के लक्षण को अवसाद से अलग करने के लिए एक टर्म दिया था, जो टर्म था जिनका नाम था एंग्जाइटी न्यूरोसिस। यानी कि सिगमंड फ्रायड ने ये बात कही थी कि चिंता और अवसाद यानी कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है वो दोनों अलग अलग चीज़ हैं, और चिंता जो है वो क्या है, एंग्जाइटी न्यूरोसिस जो है एक टर्म, एक अवधारणा जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। फ्रायड का जो पूरा का पूरा मूल सिद्धांत था, यानी कि एंग्जाइटी न्यूरोसिस की जो अवधारणा थी, उसमें फोबिया या पैनिक अटैक वाले लोग शामिल थे। फोबिया जिसका अर्थ है डर, या आपका पैनिक अटैक यानी कि किसी को डर के कारण जो है वो रह रहकर जो है वो अटैक आता है। एंग्जाइटी न्यूरोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो एंग्जाइटी न्यूरोसिस जो है वो मुख्य रूप से चिंता के मनोवैज्ञानिक लक्षण वाले जो भी लोग हैं, या इसको अगर हम बात करें तो इन्होंने एक और टर्म दिया एंग्जाइटी हिस्टीरिया। यानी कि हिस्टीरिया के बारे में अगर हम बात करें, एंग्जाइटी हिस्टीरिया, तो ये फोबिया और चिंता के शारीरिक लक्षण जो भी हमें देखने को मिलते हैं उसके रूप में जो है इसको वर्गीकृत जो है वो किया गया है। अब टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या है, तो सबसे पहला जो आप देखने को मिल रहा है आपको, ये आपको GAD यानी कि गैड देखने को मिल रहा है, यानी कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो डरता है, बहुत ही ज़्यादा चिंता करता है, वो बिना मतलब का जो है वो बहुत ज़्यादा तनाव पाल लेता है, यानी उसको हमेशा कोई ना कोई डर जो है वो सताता रहता है। उसे ऐसा लगता है कि ये सारी जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसी के लिए जो है वो है। पैनिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि इंटेंस फियर ब्रिंगिंग अ पैनिक अटैक, यानी कि अचानक उसके मन में जो है वो किसी प्रकार का कोई भय व्याप्त हो जाता है, और उस भय के कारण जो है उसकी बॉडी जो है एबनॉर्मल जो है वो बिहेव करने लगती है। स्पेसिफिक फोबिया, इंटेंस फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, यानी कि उस वस्तु को जो है किसी परिस्थिति या किसी वस्तु से जो है वो देखकर अपने आप ही जो है उसके अंदर डर समा जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को स्टेज पे खड़े होने से डर लगता है, किसी को दो लोगों से बात करने में डर लगता है। तो ये सारे के सारे अगर सिम्टम्स बात करें तो ये सारे स्पेसिफिक फोबिया के जो है वो लक्षण देखने को मिलते हैं। सेपरेशन एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर अकर्स व्हेन अ पर्सन यू आर क्लोज टू लिव्स योर साइड, ठीक है ना। अगर कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति है जो कि आपके साथ रहता है लेकिन अचानक वो आपको छोड़ के चला जाता है, तो आप भी एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आ जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो एगोराफोबिया यानी फियर ऑफ बीइंग अ प्लेस हर्ट टू एस्केप, यानी कि आपको किसी स्थान से भागने, जैसे आपको लगेगा कोई स्थान में कि जहां आपको घुटन हो रही है, आपको समस्या है, ठीक है। इसके अलावा सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी कि ओवरवेलमिंग फियर, वरी एंड सेल्फ कॉन्शियस। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके दिमाग में होता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, लोग मुझे क्या बोलेंगे, कोई मेरे बारे में कुछ सोच तो नहीं रहा है। मतलब वो हमेशा अपने कपड़ों से लेकर, अपने लुक से लेकर, अपनी बातों से लेकर, अपना कोई भी काम करेगा तो उसको हमेशा सोसाइटी का डर होता है। उसे लगता है कि 4 लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, समाज मेरे बारे में क्या कहेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एंग्जाइटी यानी कि चिंता के जो डिसऑर्डर्स हैं उसके प्रकार आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। अब भारत की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत में जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो किया गया था, इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत में तनाव या न्यूरोसिस से संबंधित जो भी विकार है वो भारत की कुल आबादी के लगभग 3.5% लोग जो हैं वो इससे प्रभावित जो है वो देखने को मिलते हैं। और आम तौर पर कहा जाता है कि ये जो बीमारियां आपको देखने को मिल रही हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो देखने को मिल रही हैं, इससे सबसे ज़्यादा ग्रसित जो हैं वो कौन हैं, तो महिलाएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रसित हैं, है ना। यानी कि महिलाओं के अंदर एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और प्राथमिक देखभाल में हमेशा ये देखा गया है, अक्सर ये देखा गया है कि इस चीज़ को जो है वो अनदेखा किया गया है। यानी कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी के बारे में लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में विचार नहीं करते हैं, इसको ध्यान नहीं देते हैं, इसको हमेशा अनदेखा करने का कोशिश करते हैं या गलत रूप से इसका निदान करते हैं। जब आप एंग्जाइटी के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी लोग के पास जाते हैं, तो हो सकता है वो आपको डिप्रेशन के रूप में इसको बताता है और डिप्रेशन की जो दवाएं हैं वो आपको चलाने लगता है। नॉर्मली चिंता विकार के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात करें, तो इसकी शुरुआत कब होती है,
तो इसकी शुरुआत नॉर्मली अगर हम बात करें तो किसी को इसके लिए जो है बचपन में इसके अंदर शुरुआत हो जाती है, किसी किसी को किशोर अवस्था में, या किसी किसी को अगर हम बात करें तो जब वो व्यक्ति वयस्क होने लगता है तो वयस्क में वो प्रारंभिक जो उसकी अवस्था होती है उसमें एक उच्च जोखिम का कोई भी अगर कार्य करने वाला होता है तो उसके अंदर जो है ये चिंता के जो भी विकार हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। अब चिंता के विकार के बारे में जैसा कि मैंने आपके सामने इस इमेज को दिखाया था और इस इमेज के बारे को दिखाकर मैं आपसे बात कर रहा, ये देखिए कुछ स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। व्हाट इज एनग्जाइटी न्यूरोसिस। अच्छा, एनग्जाइटी न्यूरोसिस का टर्म मैंने आपको बताया था कि ये टर्म जो है वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया हुआ ये टर्म है, जिसमें इन्होंने कहा कि देखिए इट इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एनग्जाइटी और वरी कंपेलिंग द पर्सन टू फील इंटेंसली वरीड. It's a mix of anxiety, worry, stress, distress, and these are the features, these are the types of anxiety और worry, ठीक है, जिसके बारे में इन्होंने जो है वो बात किया है। आगे बढ़ते हैं। अब हिस्टीरिया भी जो है एक डर है, खासकर हम देखते हैं कि महिलाएं जो है इससे सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रसित जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, और एक प्रकार का जो है वो डर है, वो चिंता है। अब ये कुछ रिपोर्ट आई हैं, जिस रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो ये मेंटल इलनेस के रिपोर्ट हैं, और पूरे विश्व भर में जो WHO के आंकड़े हैं तो कहा जा रहा है कि पूरे विश्व भर में 300 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो मेंटल हेल्थ इशू से जो हैं वो ग्रसित हैं, वो इसका सामना कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन के जो केस हैं वो पिछले एक दशक में अगर हम बात करें तो 18% के हिसाब से जो है इनमें वृद्धि हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ये कहा गया कि 60 to 65 मिलियन पर्सन जो हैं भारत में अगर हम बात करें तो इन्हें कॉमन मेंटल इशू जो है वो इससे आपके जूझ रहे हैं। 6.5 से 7% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो टोटल पॉपुलेशन का जो है वो हेल्थ इशू से जो है गुजर रहा है, ऐसे आंकड़े जो हैं वो दिए जा रहे हैं। 65,000 से लेकर 75,000 तक जो है भारत में कहा जा रहा है कि इस समय मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों की जो है वो आवश्यकता है। 1 से लेकर 2 करोड़ पर्सन जो है इंडिया में जो है वो, आप अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे मानसिक बीमारियों से, मानसिक डिसऑर्डर से, जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर भी अगर हम बात करें तो इस समस्या से जो है गुजर रहे हैं। ये सारे के सारे डेटा जो हैं वो आपके स्क्रीन पर जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे अगर हम बात करें तो हर साल जो है वो 10 अक्टूबर को जो है वो मनाया जाता है। ये जानकारी आपके सामने देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे। फटाफट एक बार अपने कमेंट जो है वो करते रहिए, अपने मित्रों के साथ जो है क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर भी करते रहिए। ये सारी जानकारी आप लोगों को कैसी लग रही है ये भी बताते रहिए। सबके कमेंट्स जो है मैं देख भी रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और भी आगे से इसको समझने का जो है वो प्रयास करते हैं। तो आगे चलते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ एनग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में मैंने कहा, तो सबसे पहला मैंने बताया था गैड है आपको। गैड मतलब जनरलाइज एनग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसको हिंदी में सामान्यकृत चिंता विकार भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब सामान्यकृत चिंता विकार के बारे में अब अभी हम लोगों ने जो है वो चर्चा की थी कि क्या है सामान्यकृत चिंता विकार। तो मैंने कहा था कि ये एक ऐसा लक्षण है जिसमें 6 महीने से अधिक समय तक चलने वाली कोई अत्यधिक चिंता जो है वो विशिष्ट परिस्थितियों तक जो है वो क्या होती है, सीमित नहीं होती है, और सामान्यतः शारीरिक परेशानी एवं लक्षण जो हैं वो साथ साथ में देखी जाती है। दूसरा, पैनिक डिसऑर्डर के बारे में, यानी कि घबराहट की समस्या होती है, यानी किसी व्यक्ति को अप्रत्याशित घबराहट हो रही है और वो घबराहट जो है वो तीव्र उसके शारीरिक लक्षण और विनाशकारी परिणामों का जो भय होता है उसके दिमाग में बना रहता है। सामाजिक चिंता विकार, जिसके बारे में मैंने बताया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, इसमें हमेशा एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में समाज के प्रति होता है कि समाज उसका नकारात्मक मूल्यांकन मत करे, और सामाजिक स्थितियों के गंभीर संकट का जो है वो समस्या इसके मन में जो है डर बना रहता है। पृथक्करण चिंता, जिसमें ये होता है कि किसी चीज़ का अधिक जो है वो चिंता करना, ठीक है ना। विशिष्ट फोबिया, जैसे कि पशु से, किसी अतार्किक भय से जो है वो है। अब इसके लिए अगर हम बात करें तो चिंता विकार के बारे में हम देखें तो एंग्जाइटी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्यों चिंता विकार किसी के मन में हो सकते हैं। तो कुछ लोगों के अंदर ये आनुवांशिक बीमारियां हैं, जैसे चिंता एक प्रमुख कारण आनुवांशिकता भी हो सकती है जो परिवार के किसी अन्य सदस्य के माध्यम से आगे बढ़ती है। दूसरा, ब्रेन केमिस्ट्री, यानी विशेषज्ञों की माने तो एंग्जाइटी का कारण मस्तिष्क में मौजूद रसायनों में गड़बड़ी से हो सकती है। एनवायरमेंटल एंग्जाइटी, यानी कि उन तनावपूर्ण घटनाओं से होती है जिन्हें आपने देखा या जिया है। बचपन में आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ हो, किसी प्रियजन की मृत्यु हुई हो, दुर्घटना के कारण इस प्रकार की एंग्जाइटी आपको देखने को मिलेगी। नशीली दवाओं की लत, इस प्रकार की एंग्जाइटी शराब और मादक पदार्थों के सेवन से या नशीली दवाओं के कारण
हो सकती है। मेडिकल कंडीशन, हृदय, फेफड़ा, थायराइड की बीमारी से ग्रसित लोगों को भी चिंता और घबराहट के लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। तो मैंने बताया कि कैसे आनुवांशिक रूप से मस्तिष्क की जो संरचना है उसके हिसाब से, व्यक्तिगत विशेषता के आधार से, या जीवन में कोई घटना हुई है उस हिसाब से जो है ये हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारे चिकित्सक दशाएं हैं, जैसे किसी व्यक्ति को मधुमेह हुआ है, हृदय का कोई रोग है, थायराइड की समस्या है, कोई हार्मोनल असंतुलन है, तो ये सारी चीज़ें जो शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं, इससे भी जो है वो चिंता के लक्षण की शुरुआत जो है वो हो सकती है। अब इसका इलाज कैसे होगा, ये बात अगर हम बात करें तो दोस्तों उपचार के बारे में अगर हम बात करें तो हमें उस बीमारी के गंभीरता को समझता होगा, उसके प्रभाव के साथ साथ रोगी की प्राथमिकता क्या है उसको भी हमें समझना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो कुछ चयनात्मक जो भी आपके रिप्टेक जो भी आपके इन्हिबिटर होंगे या उसके व्यवहार के ऊपर जो थेरेपी करना होगा उसके बारे में हमें देखना होगा। इसके लिए कोई व्यक्ति अगर अवसाद में है तो अवसाद के लिए अलग विचार और विशिष्ट उपचार की जो भी आवश्यकता होती है उसके ऊपर ध्यान देना होगा। आमतौर से अगर हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति के लक्षण को ध्यान में रखते हुए इसका जो उपचार है वो 9 से 12 महीने तक होता है और धीरे धीरे जो है डॉक्टर के हिसाब से जो है इसको समाप्त किया जा सकता है, जैसे डॉक्टर बताएगा। अब इसको देखकर अगर हम बात करें तो सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कई सारी पहल शुरू की है, जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है ये एक पहल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 जो है वो सरकार के द्वारा लाया गया है। इसके अलावा 24/7 किरण नाम का एक योजना है जो मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन नंबर है, जो कि सरकार के द्वारा ये योजना लाया गया है। इसके अलावा मनोदर्पण ये योजना लाया गया था, साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ वेलबींग फॉर स्टूडेंट ड्यूरिंग कोविड के समय जो है ये योजना लाया गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक और योजना है दोस्तों जिसका नाम है मानस, यानी कि मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलिसी ऑगमेंटल सिस्टम जो है ये एक योजना लाया गया था, जो कि मानव स्वास्थ्य या मानव विकार के को जो है वो ध्यान में रखते हुए जो है ये योजना लाया गया था। तो ये पहला टॉपिक था जिसके ऊपर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये पहला टॉपिक कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताएं। इसके अलावा अनअकैडमी पे अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सारा ऑफर है, इसका आप लाभ उठाइए, है ना। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का भी आप लाभ उठा सकते हैं। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के गाइडेंस में जो है वो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अनूप 10 कोड के माध्यम से जो है वो आप सब्सक्रिप्शन लेकर इसका लाभ उठा सकते हैं। काफ़ी सारे एडवांटेज हैं, इन सारे एडवांटेज का भी आप लाभ उठा सकते हैं जो कि आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर भी चर्चा करते हैं। ये सारे एडवांटेज के ऊपर हम बात कर रहे थे। ठीक है।